भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी का जन्म होशियारपुर के बैजवाड़ा में हुआ था। इनके पितामह इस्लाम खां सूर घोड़ों के व्यापारी थे। इनके बचपन का नाम फरीद खान था। इनके पिता हसन खां जमाल खां के अधीन एक नौकरी करते थे। जमाल खां की सिफारिश पर सिकंदर लोदी ने इन्हें यानी हसन खान सूर को सासाराम, खासपुर और टाडा के परगने जागीर में दिए। फरीद खां का बचपन सासाराम में बीता। यह बचपन से ही बड़ी कोषाग्र बुद्धि के थे। हसन खां की 4 पत्नियों से कुल 8 बेटे थे। फरीद खान हसन खां की पहली पत्नी से के प्रथम पुत्र थे और उनके पिता हसन खां अपनी छोटी पत्नी के प्रति अनुरक्त थे, इसलिए परिवार में एक कलह का माहौल था। कुछ दिनों बाद फरीद खान ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए जौनपुर आए। जौनपुर उस समय शिक्षा और संस्कृति का एक केंद्र हुआ करता था। उसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता था, अर्थात जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। यह इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कभी कभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जौनपुर में फरीद खान ने अपनी प्रतिभा से बहुत ही शीघ्र अरबी और फारसी में उपलब्धि प्राप्त की। उनकी उपलब्धियों से उनकी ख्याति चारों तरफ फैलने लगी। जमाल खान ने पिता और पुत्र में समझौता करवा दिया। फरीद खान अपने पिता की जागीर सासाराम आए। हसन खान ने उन्हें सासाराम, खासपुर और टाडा जागीरों का प्रबंधक नियुक्त किया। अपनी कर्मठता, अपनी मेहनत, अपनी कार्यकुशलता से उन्होंने उन जागीरों को बहुत ही शीघ्र उन्नत जागीरों में परिवर्तित कर दिया। अर्थात उनकी प्रशासकीय कुशलता, उनकी भू राजस्व व्यवस्था जो बाद में भारत के भू राजस्व के विषय में परिवर्तित होनी थी, वह वहीं से शुरू हुई और उनको बहुत ख्याति प्राप्त हुई। उनकी बढ़ती ख्याति से उनकी छोटी माँ को ईर्ष्या हुई और उन्होंने फरीद खान को जागीर से बाहर निकलवा दिया। जागीर फरीद खान बहार खान लोहानी की सेवा में आए। एक बार बहार खान पर शेर ने आक्रमण कर दिया और शेर को मार करके फरीद खान ने बहार खान लोहानी के प्राणों की रक्षा की। इससे खुश होकर के बहार खान लोहानी ने उन्हें शेर खां की उपाधि दी। यहीं से फरीद शेर खां के नाम से प्रचलित हुए। उनकी बढ़ती ख्याति से लोहानी सरदारों को भी ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने बहार खां के कान भर करके उन्हें जागीर से बाहर निकलवा दिया। 1527 में शेर खां बाबर की सेवा में आए। बाबर की सेवा में आने के बाद उन्होंने मुगलों की राजनीति, सैनिक और प्रशासनिक व्यवस्था का बहुत ही करीब से सूक्ष्म अवलोकन किया। एक बार एक समारोह में मलीचा खाते वक्त बाबर ने अपने सरदारों से कहा कि इस अफगान अर्थात शेर खां पर निगाह रखो, क्योंकि इसमें शासक बनने के गुण हैं। फिर शेर खां मुगल बादशाह के मनोभाव को ताड़ चुके थे और उन्होंने मुगलों की सैन्य व्यवस्था का भी अध्ययन कर लिया था, उसकी अच्छाइयों का भी, उसकी कमजोरियों का भी। उसका अवलोकन करते हुए, मुगल व्यवस्था का अवलोकन करते हुए शेर खां ने कहा कि ईश्वर ने चाहा तो एक दिन हम इन मुगलों को भारत से बाहर निकाल देंगे। 1528 में
शेर खां ने मुग़ल सेवा छोड़ दी और पुनः वह बहार खां की सेवा में आ गए। बहार खां नौहानी की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। उनका बेटा जलील खां अल्पवयस्क था। शेर खां ने बहार खां नौहानी की विधवा दुदु बेगम से शादी कर ली और दुदु बेगम ने अपने अल्पवयस्क पुत्र का नायब सूबेदार शेर खां को नियुक्त किया। नायब सूबेदार के रूप में शेर खां ने उस राज्य की वास्तविक शक्तियों का उपयोग किया और उन्होंने चुनार की किलेदार ताज खां की विधवा लाड़ो बेगम से भी शादी की और उससे उन्हें चुनार का किला प्राप्त हुआ, अपार संपत्ति प्राप्त हुई। किंतु उनकी इन महत्वाकांक्षाओं से अफगान सरदारों में चिंता होने लगी। उन लोगों ने जमील खां के नेतृत्व में बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद से मदद मांगी। गियासुद्दीन महमूद ने इब्राहिम खान के नेतृत्व में एक सेना शेर खां के विरुद्ध भेजी, किंतु वह उस सेना को शेर खां ने हिंदू स्थानीय सरदारों की मदद से पराजित कर दिया। इस युद्ध को सूरजगढ़ का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध 1534 में हुआ था। वहाँ से बंगाल से शेर खां को बहुत संपत्ति प्राप्त हुई, किंतु बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद ने मुगल बादशाह हुमायूं से मदद मांगी और हुमायूं मदद के लिए चला भी, लेकिन उसने अपना ज़्यादातर समय चुनार में व्यतीत कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने बंगाल की राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया और इस बीच शेर खां ने, जो एक बार बंगाल को विजित कर चुका था, उसने कोई बाधा नहीं डाली। शेर खां ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, हुमायूं को गौड़ तक बढ़ने दिया। गौड़ में पहुंच करके विजित करके हुमायूं उत्सव मनाने में व्यस्त हो गया। इस दौरान शेर खां ने अपनी शक्तियों को संकलित किया, अपनी धन और परिवार को सुरक्षित पहुंचाया और इस बिहार के इस एरिया से उसने मुगलों को धीरे धीरे वापस करना शुरू किया, हटाना शुरू किया। 1539 में चौसा नामक स्थान पर मुगल और अफगान सेनाएं टकराईं, जिसे हम चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह चौसा आज के बिहार राज्य में स्थित है। इसमें भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें मुगल पराजित हुए। हुमायूं की सारी सेना तहस नहस हो गई और हुमायूं अपनी जान बचा करके कर्मनाशा नदी में कूद गया, घोड़े के साथ नदी में। यहाँ से दो राजनीतिक धाराएं चलती हैं। एक हुमायूं को लेकर के, हुमायूं जब नदी में कूदा घोड़े के साथ तो डूबने लगा, तो वहाँ पर निजामुद्दीन नामक एक भिस्ती ने उसकी रक्षा की और वह दिल्ली गया। दिल्ली पहुंचने के बाद हुमायूं ने निजामुद्दीन को एक दिन का शासक बनाया और इसी निजामुद्दीन ने एक चमड़े का सिक्का चलाया। जो ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, जो सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में चमड़े का सिक्का किसने चलाया, तो चमड़े का सिक्का एक दिन के शासक निजामुद्दीन ने चलाया था। दूसरी धारा विजित पक्ष की थी। शेरशाह युद्ध में, चौसा के युद्ध में विजित हुआ। उसने शेरशाह की उपाधि धारण की, उसने अपने नाम के सिक्के चलाए, उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। उस दौर में इस्लाम शासकों में जिनके नाम के खुतबे पढ़े जाते थे, जो सिक्के जो थे वह स्वतंत्र शासक के लक्षण माने जाते थे। 1540 में 17 मई 1540 में कन्नौज में बिलग्राम का दूसरा युद्ध हुआ।
इसमें मुगल और अफगान सेनाएं एक बार पुनः आमने सामने हुई, जिसमें शेर शाह की विजय हुई और हुमायूं पराजित हुए। हुमायूं इस पराजय के बाद भारत से बाहर निकलना हुमायूं की एक नीति थी, यह स्पष्ट हो चुका था। उस संकट के दौर से गुजरते हुए 1542 में अमरकोट होते हुए वो ईरान चला गया। 1542 में ही अमरकोट के दुर्ग में अकबर का जन्म हुआ था। 1541 में एक महत्वपूर्ण अभियान था उसका, वह गख्खरों के विरुद्ध था। यह गख्खर सिंध और झेलम के उत्तर स्थित था। पूर्व में जितने भी आक्रमण स्थल मार्ग से हुए वह इन्हीं मार्गों से होकर के हुए, तो शेर शाह इन मार्गों पर अधिकार करना चाहता था। इसलिए और यह गख्खर जो जनजाति एरिया था जो मुगलों के समर्थक माने जाते थे। 1541 में शेर शाह ने हैबत खां और खवास खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। गख्खरों के सरदार आदम खान और आयसारंग ने अफगानों की अधीनता स्वीकार नहीं की, किंतु वो पराजित भी नहीं हुए। पूरे एरिया को अफगान सेनाओं ने लौट डाला और उस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए झेलम से 10 मील दूर रोहतास नामक एक स्थान पर शेर शाह ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया। उस दुर्ग को रोहतासगढ़ का किला के नाम से जाना जाता है। यह किला उसके उत्तराधिकारी इस्लाम शाह के समय में पूर्ण हुआ। उसने अपने 2 सरदार नियुक्त किए, हैबत खां और खवास खां। हैबत खां और खवास खां में विरोध होने के कारण इन्होंने खवास खां को हटा करके दूसरी जगह नियुक्त किया और हैबत खां को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। 1541 की ही एक महत्वपूर्ण घटना और जो घटी जो बंगाल में थी। बंगाल में शेर शाह ने खिज्र खां को अपना गवर्नर नियुक्त किया था। बंगाल से दूरी, गख्खर की दूरी, सिंध और मुल्तान की दूरी और उसकी अन्य क्षेत्रों में व्यस्तता को दृष्टिगत रखते हुए खिज्र खां ने विद्रोह कर दिया। वह पुनः शेर शाह पुनः बंगाल आया। उसने खिज्र खां को पराजित किया और बंगाल में एक नवीन व्यवस्था की और संपूर्ण बंगाल प्रदेश को 17 सरकारों में बांट दिया और उसके ऊपर एक अमीर ए बंगाल नियुक्त किया। यह प्रशासकीय व्यवस्था एक प्रशासन में एक मील का पत्थर थी। 1541 में ही मुल्तान और सिंध को विजय करने के बाद शेर शाह ने वहाँ का कर घटा करके 1/3 से 1/4 कर दिया। 1542 में शेर शाह ने राजपूतानों की तरफ रुख किया। उसने मालवा के कादिर शाह को पराजित किया और उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1542 में ही रायसीन के पूरनमल ने शेर शाह की अधीनता स्वीकार कर ली। दोनों में एक समझौता हुआ, किंतु चंदेरी की महिलाओं की शिकायत पर शेर शाह ने वह समझौता भंग कर दिया। वह शिकायत थी जो चंदेरी की मुस्लिम महिलाओं ने शेर शाह से करी थी, ये थी कि पूरनमल ने मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार किए हैं। उसने उन्हें नर्तकी का पेशा स्वीकार करने के लिए बाध्य किया है। सैयद महिलाओं को उसने रखैल के रूप में रखा है। इस कारण शिकायत के कारण शेर शाह ने उस समझौते को भंग कर दिया और पूरनमल पर पुनः आक्रमण कर दिया। समझौते से बेफिक्र राजपूते बहादुरी से लड़े, किंतु जब उन्होंने देखा
कि इस सेना से जीत पाना संभव नहीं है, तो उन्होंने अपनी पत्नी, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी और खुद लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। और जो बंदी बनाए गए, जो जिंदा बच गए, उनको लोगों ने विजय सेना ने गुलाम बना लिया। 1543 में मारवाड़ राजस्थान का एक महत्वपूर्ण राज्य था। ये बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। वहाँ के शासक मालदेव थे। मालदेव ने एक बार हुमायूं से मदद की पेशकश की थी, किंतु हुमायूं ने जब सहायता मांगी तब उसके अधिकांश साम्राज्य पर शेर शाह ने अधिकार कर लिया था। दूसरी तरफ शेर शाह ने भी मालदेव को यह संदेशा भिजवाया कि वह हुमायूं को गिरफ्तार करके मुझे सौंप दे। दोनों तरफ से विपरीत मांग को देखते हुए मालदेव ने, जो मारवाड़ के शासक थे, उन्होंने इस विवाद से तटस्थ रहना ही उचित समझा। वो तटस्थ रहे, किंतु बीकानेर के शासक कल्याणमल के उकसाने पर शेर शाह ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ। मारवाड़ के जो महत्वपूर्ण सरदारों जयता और कुप्पा ने अफगानों की स्थिति खराब कर दी। इस युद्ध के भयंकरता के विषय में शेर शाह ने खुद ही कहा कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य दांव पर लगा दिया। इस शेर शाह के इस कथन से उस युद्ध की भयंकरता और अफगानों की स्थिति के विषय में सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यह सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किस युद्ध के विषय में शेर शाह ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य दांव पर लगा दिया था। इस युद्ध से विजय होते न देख करके शेर शाह ने कूटनीति का सहारा लिया और राठौर सरदारों में फूट डलवा दी। अंततः मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। एक सवाल और जो रायसीन के युद्ध के विषय में मैं बताना से चूक गया था, वो यह था कि रायसीन के युद्ध को जो पूरनमल के विरुद्ध था, वो कहा जाता है कि यह युद्ध शेर शाह के चरित्र पर एक कलंक है। यह भी सवाल पूछा जाता है किस युद्ध के विषय में कहा जाता है कि मतलब ये शेर शाह के चरित्र पर कलंक है। उस शेर शाह का अगला आक्रमण कालिंजर दुर्ग पे था 1545 में। वहाँ का राजा कीरत सिंह ने उसके आक्रमण का जड़ डट कर सामना किया। मुगल से अफगान सेनाएं कालिंजर दुर्ग पर गोले बरसा रही थी। उक्का नामक एक अस्त्र फेंकते हुए शेर शाह घायल हुआ और 1545 में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु से पहले कालिंजर दुर्ग को जीत लिया गया था। शेर शाह का शासनकाल 1540 से लेके 1545 तक रहा। इस दौरान शेर शाह कोई युद्ध नहीं हारे। उन्होंने एक नई प्रशासनिक विधि दी, एक नया भूराजस्व नीति दी, भूराजस्व प्रबंधन दिया। एक तरह से शेर शाह अकबर के पूर्वगामी माने जाते हैं। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, इनकी भूराजस्व व्यवस्था, इनके सामाजिक कार्यों के विषय में हम अगले चरण में जानेंगे। धन्यवाद।